हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप जैसा जानते हैं हमारा आचार्य जो बैच है इसके अंदर हमने सबसे पहले शुरुआत कर रखी है इंग्लिश पेडागोजी की। आज इसी का आपका डे 5 है। हम अल्टरनेटिव डेज के अंदर इसको कवर करते हुए चल रहे हैं। हमने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक कवर कर लिए हैं। उनमें से किसी को भी आप यहाँ पे अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थंबनेल में ही पता चल जाएगा कि वीडियो में कौन कौन से हम टॉपिक अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो टॉपिक्स उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग देखेंगे, टाइप ऑफ रीडिंग और टेक्निक ऑफ रीडिंग भी देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं, मिनिमल पेयर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल ग्रामर और जेनरेटिव ग्रामर क्या होती है। ये सारे ही ऐसे यहाँ पे मैंने पॉइंट्स आपके लिए चूज किए हुए हैं जो आते ही आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा जितने भी हम पहले टॉपिक कर चुके हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जितना भी आपके सेशन में पढ़ाया जा रहा है आचार्य बैच के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब पेपर देने जाओगे तो देखोगे बहुत सारा पोर्शन यहाँ से आपका ऑलरेडी कवर हो चुका होगा। तो हमारा डे नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आप लास्ट में कोई डाउट हो, बीच में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका जो फीडबैक है उसको जरूर देखा जाएगा और उसको सॉल्व करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगती है वो भी बताना और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला रीडिंग का मतलब होता है जो चीज हमें प्रोवाइड किया उस चीज को पढ़ना। अब वो हम सब जानते हैं रीडिंग क्या होती है, हम सबको पता है रीडिंग कैसे होती है। लेकिन जो रीडिंग होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इंटेंसिव रीडिंग और दूसरी होती है हमारे पास एक्सटेंसिव रीडिंग। जब हम बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग की, इसका मतलब ये होता है हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को टू गेट द नॉलेज, यानी हमें पढ़ना है ताकि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिल सके। हम डेप्थ में डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं इंटेंसिव रीडिंग के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की तो हम चीजों को ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमें उनमें डेप्थ में नहीं जाना है, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट, जस्ट फॉर प्लीजर हम चीजों को पढ़ते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं स्टोरीज की, कोई मैगजीन्स की, तो हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे हमें इंजॉय करना है। हम स्टोरी बुक्स ऐसे पढ़ते हैं हमें प्लीजर चाहिए। लेकिन जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, जैसे आप अपने एग्जाम के लिए आपकी बुक पढ़ते होगे तो हम एक एक चीज डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, तो उस टाइम जो हम रीडिंग कर रहे होते हैं वो इंटेंसिव होती है। लेकिन स्टोरी बुक हो गई, तो इस टाइप की जो बुक होगी जिनको हम जस्ट फॉर इंजॉयमेंट पढ़ते हैं, वहां पे हम एक्सटेंसिव रीडिंग कर रहे होते हैं। हम एक एक चीज डिटेल में नहीं देखते हैं। तो इंटेंसिव रीडिंग को आप एक पॉइंट में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, डिटेल रीडिंग आप कह सकते हो। इसमें आपको डिटेल चाहिए होती है और आपके एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए जस्ट फॉर इंजॉयमेंट आप चीजों को पढ़ रहे होते हो। ठीक है, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए आप अपनी लैंग्वेज में इनको लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पॉइंट बता दिए, इन पॉइंट से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने बता दिए हैं। इसके बाद टेक्निक ऑफ रीडिंग की बात करते हैं। तो हमें जो टेक्निक ऑफ रीडिंग देखनी है, किस तरीके से पढ़ाई की जाती है, तो सबसे पहले इसके अंदर स्कैनिंग आती है। अगर जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको साइड के अंदर एक लिस्ट सी दिखाई दे रही होगी, मैं आपको बोल देती हूँ इसमें बताओ ऑरेंज कहाँ लिखा है। तो आप क्या करोगे, आप एक एक चीज को नहीं पढ़ रही होगे, आप एक नजर सी मारोगे, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे ताकि आपको वो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मैंने बोली है आप उसको फाइंड कर सको। जैसे मैंने बोला ये जो लिस्ट है इसके अंदर ऑरेंज देखो, हमने जल्दी जल्दी देखा एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी, ऑरेंज, और हम यहाँ पे पहुंच गए। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमें ऑरेंज मिल गया, तो हमने क्या किया, हमने किसी चीज को बहुत डिटेल में नहीं देखा, हमने कुछ समझने की कोशिश नहीं की। बस हमारा मकसद ये था कि जो चीज हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो चीज हमें ढूंढनी है वो हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमने पढ़ा तो सारा पार्ट, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी, ये हमने पढ़े, लेकिन हमने बहुत क्विकली पढ़े, बहुत जल्दी पढ़े। हमारा मकसद कुछ जानकारी लेना नहीं था, हमारा मकसद ये था कि जो चीज हमें कही गई है उस चीज को हम फाइंड करें, हम उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे ढूंढें। तो इस टेक्निक को हम स्कैनिंग कहते हैं। स्कैनिंग का मतलब होता है सारी चीजों को जल्दी से एक बार पढ़ लेना ताकि जो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसे ढूंढ सकें। तो ऐसी टेक्निक को हम कहते हैं स्कैनिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है स्कीमिंग। क्या आती है? स्कीमिंग। अब स्कीमिंग क्या है और स्कैनिंग क्या है? स्कैनिंग में हमने क्या किया, हमने चीजों को पढ़ा, लेकिन हमने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी हम थोड़ा तेज तेज ही पढ़ेंगे, रैपिडली हम यहाँ पे पढ़ेंगे
तो यहाँ पे हमारी जो रीडिंग होगी वो रैपिडली होगी। इसके अलावा हमें एक जर्नल आइडिया मिलेगा, यानी हमें एक समरी समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसको अगर पढ़ के देखोगे तो ब्रश 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 योर टीथ अर्ली इन द मॉर्निंग, टेक योर बाथ अर्ली इन द मॉर्निंग। आप पहले इस चीज को पढ़ोगे, आप जब इस सबको पढ़ोगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है। आपको समझ में आएगा एक जो समरी प्रोवाइडेड है कि किस चीज की। आप यहाँ पे अगर इनको पढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे गुड हैबिट्स की बात की गई है। तो जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं रैपिडली ताकि हमें एक जर्नल आइडिया मिल सके, हमें एक समझ में एक ओवरव्यू मिल सके किसी चीज का, तब हम कहते हैं हम स्किमिंग कर रहे हैं, यानी हम उस चीज की एक समरी निकाल रहे हैं कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो गया स्किमिंग। लेकिन स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये टेक्निक होगी आपकी रीडिंग की। इसके बाद साइट वर्ड्स देखते हैं। साइट का मतलब होता है देखना। तो जो भी वर्ड्स हमें अक्सर दिखाई देते हैं, फ्रीक्वेंटली जो हमें दिखाई देते हैं, उन्हें ही हम साइट वर्ड्स कहते हैं। तो साइट वर्ड्स क्या हो गया, अपीयर्स फ्रीक्वेंटली, यानी ज्यादा से ज्यादा ये हमें दिखाई देते हैं। रिकॉग्नाइज इंस्टेंटली विदाउट साउंडिंग देम आउट, यानी ये ऐसे वर्ड होते हैं हम इनको बिना बोले सिर्फ और सिर्फ एक नजर में ही पहचान ले, अच्छा ये तो ये है। जैसे यहाँ पे मैंने इतने सारे शब्द आपके लिए लिखे हैं, सारे साइट वर्ड्स हैं। आप में से किसी को भी इनको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी को बोलने की जरूरत है। ये NOT नॉट है, ये CAME केम है, हमें नहीं बोलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये इतने ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमने देखे हैं सेंटेंसेस के अंदर कि हमें पता है ये क्या चीज है, हम इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। नॉट, केम, आफ्टर, मेक, वॉज, गेट, अबाउट, आउट, अदर, वुड, ये चीजें हमें बोल बोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम इसको आराम से पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंटली आता है। तो जो चीजें हमारी नजर में फ्रीक्वेंटली आती हैं वो वर्ड्स हमारे साइट वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं लेक्सिकल वर्ड्स। इन्हें आप कंटेंट वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो लेक्सिकल वर्ड्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, इनका खुद का मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कोई भी चीज है, जैसे इज, क्या इज का कोई खुद का मतलब है? नहीं है ना। हम किसी सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं तब वो अपना मतलब धारण करता है। लेकिन जैसे बुक हो गया, जैसे लव हो गया, जैसे पेन हो गया, जैसे पेंसिल होगी, जैसे आपके शूज हो गए, जैसे आपका स्कूल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, ये खुद में एक मीनिंग रखती है। बुक को, जैसे मैंने बोला बुक, तो आपको समझ में आ गया बुक क्या है। मैंने बोला लव, आपको समझ में आ गया। मैंने बोला पेंसिल, आपको समझ में आ गया। लेकिन मैंने इज बोला तो हमारे दिमाग में तो कोई इमेज नहीं आई ना, क्योंकि उसका खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग है ही नहीं। वो तो अदर वर्ड्स पे डिपेंड करता है, उसके बाद हम उसका मीनिंग समझते हैं। लेकिन बुक, लव, पेन, शूज, स्कूल, ये सारी चीजें खुद का इंडिपेंडेंट मीनिंग रखती हैं, इसीलिए इनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। और ऐसे जितने भी वर्ड हैं जिनका खुद का एक मीनिंगफुल, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा हो, जिनका खुद का मीनिंग हो, उन्हें हम लेक्सिकल वर्ड्स या कॉन्टेंट वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं मिनिमल पेयर्स, जिन्हें आप कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स के नाम से भी जानते हैं। इनका क्या होता है भाई, इनका ये है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ बोलने में आता है। डिफरेंस किस में आता है? जो बहुत ज्यादा सिमिलर है ये वर्ड्स, लेकिन डिफरेंट किस में होता है? एक सिंगल साउंड में होता है। सारी लगभग चीजें सेम मिलेंगी, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपको डिफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्यों मिलेगा प्रोनाउंसिएशन में? क्योंकि आपको वहां पे एक साउंड का डिफरेंस मिलने वाला है ड्यू टू चेंज इन लेटर। कोई ना कोई लेटर वहां पे चेंज होगा जिसकी वजह से साउंड चेंज हो जाएगा। तो ऐसे पेयर्स को हम मिनिमल पेयर्स कहते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक जो लेटर होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, SEAT सीट, SHEET शीट। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे सीट था, यहाँ शीट हो गया। देखो SE तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे AT है, लेकिन ये जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये अलग है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे H आ गया ना, H आ गया, और यहाँ पे इसमें A था, यहाँ पे E आ गया। तो ये जो हमारे पास है, ये इन्होंने साउंड चेंज कर दिया है। ये दिखने में सिमिलर है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है? लेटर का डिफरेंस है। तो लेकिन आवाज चेंज हो गई है, साउंड चेंज हो गई है, तो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है। जैसे आप इसको देखो, यहाँ पे फाइट और यहाँ पे फ्लाइट। यहाँ पे L नहीं था, यहाँ पे L आ गया, और L ने क्या किया? साउंड चेंज कर दिया। यहाँ पे टेक है, यहाँ पे टेप है। यहाँ पे K था, यहाँ पे P है। तो एक ही यहाँ पे क्या हो गया? सिंगल साउंड की वजह से एक वेराइटी आ गई है, ये वेरी करने लग गई है। तो ऐसे पेयर्स को हम कॉन्ट्रास्टिव पेयर्स या मिनिमल पेयर्स के नाम से जानते हैं। इनका यूज क्यों किया जाता है? इनका यूज किया जाता है ताकि हम बच्चों को सही प्रोनाउंस करना सिखा सके, उनको एक करेक्ट साउंड बता सके कि कैसे उसको
प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो इट इज यूज टू टीच प्रोनाउंसिंग द करेक्ट साउंड। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल ग्रामर। तो यूनिवर्स क्या होता है? पूरा का पूरा हमारा विश्व। तो ये जो पूरा विश्व है, इसकी ग्रामर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है उनमें कुछ ना कुछ चीजें कॉमन होती हैं। देखो, अब जैसे हमारे पास हम कहते हैं कि मम्मी खाना बन गया क्या, तो वहां पे भी वो बोलते हैं मॉम इज द डिनर रेडी। यानी जो चीजें हैं वो बोलने में तरीका जो है बोलने का वो सेम है, तो कुछ चीजें क्या है, कॉमन है। तो ये यहीं पे यूनिवर्सल ग्रामर में यही चीज आती है कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, ये ऑलरेडी पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, इनके अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है कि वो किसी भी लैंग्वेज को इजीली समझ पाए। अभी जैसे किसी बच्चे को मॉम बोलेंगे तो उसको कहीं ना कहीं आइडिया लगेगा कि मम्मी की बात की जा रही है। बेशक उसने वो चीजें नहीं पढ़ी हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत रिलेट कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनेट कैपेबिलिटी है, वो ऑलरेडी एक ऐसी क्षमता के साथ पैदा हुआ है जिससे वो आसानी से और लैंग्वेजेस को एक्वायर कर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल ग्रामर का, ये नोम चॉम्स्की ने बोला था। इनकी थ्योरी हम इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चों के अंदर ऑलरेडी एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो यूनिवर्सल ग्रामर जो सीख जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं वो मम्मी को मम्मी ही बोलते हैं, पापा को पापा बोलते हैं। अक्सर ही चीजें उन्हें सिखाई जाती है, लेकिन बाकी जो वो खुद ही सेंटेंसेस को जोड़ने लग जाते हैं, मुझे भूख लगी है, उन्हें किसी ने सिखाया थोड़ी कि ग्रामर ऐसे बोली जाती है। वो सही चीजें सीख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ऑलरेडी एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो यूनिवर्सल ग्रामर के नाम देते हैं नोम चॉम्स्की, जिसकी वजह से वो सारी की सारी लैंग्वेजेस को इजीली समझ सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं और साथ में डेवलप भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है जेनरेटिव ग्रामर। जेनरेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को और प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पे यही कही गई है बात कि हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक नेचुरल एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम जनरेट कर सकते हैं ग्रामर रूल्स को। तो ये काफी ज्यादा इजी है क्योंकि हम सबको पता है। जैसे मैं बोलूंगी मैं खाना खाती हूँ, वैसे तो नहीं बोलूंगी ना मैं खाना खाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये कॉमन सेंस है, एक नेचुरली एबिलिटी है जिससे हम ग्रामर के जो रूल होते हैं, ग्रामेटिकल जो रूल्स होते हैं, उनको हम इजिली यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।